हेलो फ्रेंड्स, मैं जनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, एंटोमोलॉजी के बारे में सीखा, कुछ लाभदायक किट्स थे उनके बारे में पढ़ा, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। और PAT, ICAR, BHU जो ये सारे जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इनके इंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ हमको कीट से लाभ होता है वहीं इसका एक और पक्ष भी, एक और पहलू भी है, जहाँ लगभग हमें बोल सकते हैं कि लगभग बहुत सारा नुकसान, लगभग 26% तक का नुकसान, 26% तक का नुकसान कीटों से फसलों को होता है। तो कीट का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। जो हमारे लिए हानिकारक कीट हैं उनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इस 26% के जो नुकसान है इसको कम करना बहुत आवश्यक है। आज मैं आप लोगों के सामने इसी टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि कैसे हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे हम हानिकारक कीटों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे किसानों को होने वाला या हमको जो होने वाली जो हानियां हैं, जो नुकसान है, वो कम हो सके। और अगर मैं PAT एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो लगभग 2 से 3 सवाल जरूर इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इंसेक्ट कंट्रोल में। इंसेक्ट कंट्रोल के लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, सबसे पहले जैसे अभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते 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 आज भूमि भी उसी तरीके की हो गई है जिसका दुष्प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ रहा है। ठीक है, तो आज ऑर्गेनिक की ओर सारे किसान और जितने भी कृषि से संबंधित जितने भी लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बहुत ज़्यादा उनका रुझान दिखता जा रहा है। और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ का, इंसेक्ट का कंट्रोल करने की बात करते हैं तो केमिकल को तो सबसे लास्ट में देखना चाहिए। केमिकल जो रहता है, केमिकल यूजर्स को सबसे लास्ट में देखेंगे। उसी आधार पर जो इसके यहाँ पे 4-5 मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट जो है इसको कीट को नियंत्रण करने का, वो है मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, पहला क्या है? मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। यंत्रों का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें विधियां हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कीटों को, ये एक बहुत ही प्रभावी विधि है कीटों को नियंत्रण करने का। और नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कीटों को, जो हमारे लिए हानिकारक कीट होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लीगल कंट्रोल, लीगल मीन्स ये कुछ कानूनी, सरकार के द्वारा भी कुछ कानून बनाए गए हैं जिससे कीट नियंत्रण के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और सबसे अंततः केमिकल कंट्रोल के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल के बारे में। सबसे पहला मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल। मैकेनिकल या फिजिकल कंट्रोल में वे सारे विधियां आती हैं जिनमें मनुष्य खुद, है ना, लेबर का लगा करके या फिर कोई ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कीटों का नियंत्रण हो सके। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने लाइट ट्रैप के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे जाल का प्रयोग करके, मतलब कीट ऐसे होते हैं, कीटों का जो स्वभाव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कीटों का स्वभाव है लाइट की ओर बहुत ज़्यादा ये आकर्षित होते हैं। तो लाइट ट्रैप लगा करके, ठीक है, लाइट ट्रैप खेतों के बीच में लगा दिया जाता है, या लगा करके लाइट ट्रैप लगा देंगे तो रात के समय क्या होता है, सारे कीट उस प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो वहाँ पे हम लाइट के पीछे या फिर वहाँ पे गोंद का प्रयोग कर सकते हैं।
बल्ब के नीचे केरोसिन का तेल या फिर पानी रख करके हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। लाइट की ओर जाएंगे, आकर्षित होंगे और हम उनको आसानी से नष्ट कर सकते हैं। ये तो ट्रैप की बात हो गई, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल में क्या हो जाएगा? फिजिकल कंट्रोल में डायरेक्टली हम जैसे मान लेते हैं दीमक, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं दीमक। दीमक का जो आवास रहता है उस आवास को नष्ट कर दिया जाए। कीटों के जो अंडे होते हैं उन अंडों को नष्ट कर दिया जाए। जो हमारे लिए हानिकारक कीट हैं उनके अंडों को नष्ट कर दिया जाए, तो हम आसानी से कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब मैकेनिकल मीन्स यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, फिजिकली लेबर लगा करके हम डायरेक्ट कीटों का नियंत्रण करते हैं, हम खुद जा करके फील्ड में जब कीटों को नियंत्रित करते हैं, उनके अंडों को नष्ट करते हैं, तो हम इसे मैकेनिकल और फिजिकल कंट्रोल के आधार पर देखते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल कंट्रोल, ठीक है। कल्चरल कंट्रोल में जितने भी कृषि कार्य होते हैं, वे कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिनसे आप किसानों को ये बता पाओ कि वो उस विधि का प्रयोग करके कीटों को नियंत्रित कर सकें। तो इसमें सबसे जो मुख्य है, ठीक है, सबसे जो मुख्य है कल्चरल कंट्रोल में, वो है समर प्लाविंग, ठीक है। क्या है? समर प्लाविंग। गर्मियों में जुताई करना, ठीक है। समर प्लाविंग मींस गर्मियों में जुताई करना। जब आप गर्मियों में जुताई करोगे, गर्मियों में जोत करके गहरी जुताई करके मृदा को ओपन कर दोगे ना, सॉइल का जो सरफेस रहता है उसे ओपन कर दोगे, तो उसके अंदर जितने भी कीट रहेंगे, जितने भी कीट के अंडे रहेंगे, वो कड़ी धूप में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं समर प्लाविंग के। कीट का तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही साथ और क्या होता है, जो मॉइस्चर को कैपेसिटी उसका जो रहता है, सॉइल का जो कैपेसिटी रहता है मॉइस्चर को होल्ड करने का, वो कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसे बोलते हैं, इंक्रीज हो जाती है। ये हो गया। समर प्लाविंग करके हम क्या कर सकते हैं? कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। और सेकेंड इसमें जो बात आती है वो है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र अपना करके हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। फसल चक्र से कैसे कंट्रोल होंगे? जैसे मान लीजिए धान के खेत में सबसे मेन जो इसका इंसेक्ट है, स्टेम बोरर की बात करें तो स्टेम बोरर इसमें बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो अगर हम धान के बाद कुछ ऐसा क्रॉप लगाएं जो धान से डिफरेंट हो, ठीक है, जस्ट लाइक लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप अगर लगाते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, तो क्या होता है, वो जो अगर मान लो स्टेम बोरर जो धान की ठूठे रहती है ना, स्टेम बोरर तो कटने के बाद जमीन में चला गया, तो स्टेम बोरर वहीं पे फिर अंडा देगा। फिर से अगर हम उस पर धान लगाते हैं तो फिर से वो अटैक करेगा उस धान के खेत में। लेकिन अगर हम उस वहाँ पर धान के बाद रबी फसल में कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप लगा देते हैं, जैसे चना हो गया या मटर हो गया, मसूर हो गया, तो वो फिर क्या होगा, उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमारी जो वर्तमान में जो फसल रहेगी उस पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कीटों से अपने फसलों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन भी है, जहाँ पे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस में से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगला है टाइम ऑफ प्लांटिंग और सोइंग, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेदर है, वेदर किस प्रकार का है, ठीक है। तो हम बुआई के समय में भी थोड़ा परिवर्तन करके कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वे सारे विधि जो कृषि कार्य के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में यहाँ पे हम कीटों को नष्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के जीवों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो कीटों को, जो हमारे लिए हानिकारक कीट रहते हैं, उनके दुश्मन होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई ऐसी चिड़िया होती, कुछ ऐसी चिड़ियाएं होती हैं जो क्या करती हैं, कीटों को खा जाती हैं। तो हमको इनके संख्या में बढ़ोतरी करने का कुछ उपाय करना चाहिए जो उन हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में जीवों का प्रयोग करके कीटों को नष्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल कंट्रोल। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक इंसेक्ट है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेंटिस जिसे बोला जाता है, ठीक है। ये मेंटिस क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, किसान के लिए बहुत ही ज्यादा
लाभदायक कीट होता है। ये हमारे लिए जो हानिकारक कीट होते हैं ना, उन कीटों को ये क्या करता है, ये मतलब मेंटिस का जो हानिकारक कीट वो मुख्य आहार माना जाता है। ऐसा होते हैं उन हानिकारक कीटों को ये अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है। तो मेंटिस, मैं आप लोगों को मेंटिस के बारे में बता दूंगा। मेंटिस का एक पिक भी मैं शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों को पता चल जाए मेंटिस किस प्रकार का होता है। तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक कीट होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के आधार पर इसमें रख सकते हैं, इसको इसकी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है लीगल कंट्रोल। लीगल कंट्रोल मीन्स कानून, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, कुछ ऐसे योजनाएं बनाई गई हैं, चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। अच्छा, लीगल कंट्रोल क्यों करना पड़ा? लीगल कंट्रोल करने का भी एक कारण है। हम या कोई भी देश, हमारा देश या फिर कोई सा भी देश, अनाज के लिए हो, तेल के लिए हो, किसी भी प्रकार के खाद्यान्न पदार्थ के लिए एक देश से दूसरे देश एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो आयात निर्यात भी यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स का आयात निर्यात होता है, सीडलिंग्स का, ठीक है, और बीजों का आयात निर्यात होता है। तो ऐसे में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए श्रीलंका में कोई कीट बहुत हावी है, वहाँ के सारे फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है, वो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता या यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बट जब हम श्रीलंका से कुछ खाद्यान्न पदार्थ मंगाएंगे हमारे देश में, तो वहाँ पे उन बीजों के साथ, उन खाद्यान्न पदार्थों के साथ वो कीड़े भी आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो आकर के फिर हमारे देश के लिए एक नई समस्या बन सकती है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार के द्वारा संरोधन का, जिस क्वारंटाइन का एक एक्ट बनाया गया, जिसमें क्या किया जाता है, जो बंदरगाह होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे इनको मंगाया जाता है जहाँ से, तो वहाँ पर विशेष रूप से इन सारे खाद्यान्न पदार्थों का प्रॉपर इनका चेक किया जाता है, इसमें कि किसी प्रकार के ऐसे इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं आ गए जो हमारे देश या हमारे देश के किसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए कानून के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उसे हम लीगल कंट्रोल के आधार पर स्टडी करते हैं। और लास्ट है केमिकल कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीएटी के क्वेश्चन एग्जाम के आधार पर। तो केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, जहां पर हम कीटों को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कि उसे हम केमिकल कंट्रोल के अंतर्गत रखते हैं। और वे केमिकल्स जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए, इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। अब ये इंसेक्टिसाइड कीटों के व्यवहार के आधार पर, इनके कीटों के, इंसेक्ट्स के नेचर के आधार पर दूसरे अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं इंसेक्टिसाइड किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जनरली जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो 3 प्रकार के बनाए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्टमक पॉइजन। पहला क्या है? स्टमक पॉइजन। दूसरा है कॉन्टैक्ट पॉइजन, और लास्ट वन इज फ्यूमिगेंट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, स्टमक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन और फ्यूमिगेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्टमक पॉइजन के बारे में। स्टमक पॉइजन वे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो एक विशेष प्रकार के कीट, जिनका मुखान काटने चबाने प्रकार का होता है, ठीक है, चीविंग एंड बैटिंग टाइप का होता है, ये उस प्रकार के कीटों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस वे कीट क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं और उसे चबा चबा करके खा जाते हैं। ठीक है, उसको चबाते हैं, कुतरते हैं और उसको खा जाते हैं। तो ये इसमें क्या किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार का है, आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीफ जिसमें ऑलरेडी केमिकल स्प्रे किया जा चुका है, उन लीव्स को जब इंसेक्ट खाएंगे तो ये केमिकल उनके सिस्टम में जाएगा, स्टमक में जाएगा, और पूरे स्टमक के सिस्टम को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो कीट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे ये स्टमक पॉइजन बनाया गया है। ठीक है, जो कीट क्या करते हैं, उसे पत्तियों को काट करके चबा करके खाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से इनका प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, पीएटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टमक पॉइजन किस प्रकार के मुखान के कीटों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, काटने चबाने कुतरने वाले कीटों के लिए। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है किस प्रकार के जो केमिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो बोरेक्स से रिलेटेड जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं स्टमक पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। थीलियम, फॉस्फोरस, मर्क्यूरिक एंड आर्सेनेट्स, कैल्शियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट,
ये सारे आर्सेनाइड से रिलेटेड जितने भी केमिकल होंगे, इंसेक्टिसाइड होंगे, वो स्टमक पॉइजन के अंतर्गत आएंगे। अगला है कॉन्टैक्ट पॉइजन। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइजन इसे संपर्कीय विषनाशी भी बोला जाता है, संपर्कीय। ठीक है, संपर्कीय कीटनाशक। संपर्कीय कीटनाशक नाम से पता चला, संपर्क में आते ही, इस प्रकार के केमिकल के संपर्क में आते ही कीट क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे जनरली कोई कोई कीट क्या होता है, नीचे होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर अपना वास करते हैं, और वे पत्तियों से चुभ करके चूसते हैं, चुभाते हैं अपने सूंड को, या फिर जिस भी प्रकार का उनका माउथ पार्ट जो पियर्सिंग वाले होते हैं। ठीक है, चुभाने चूसने वाले जो कीट होते हैं, चुभाने चूसने वाले, ध्यान रखिएगा, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं, वो तो लीफ को खाते नहीं। अब लीफ को खाएंगे नहीं तो स्टमक पॉइजन का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। तो जितने भी चुभाने चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट पॉइजन यूज किया जाता है। ये जनरली या तो प्लांट्स के अंदर होंगे या तो फिर लीफ सरफेस के नीचे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कीटनाशक होते हैं, संपर्क में आते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप कीट के संपर्क में आए, कीट के ऊपर पड़ गया स्प्रे करने के दौरान, तो कीट क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें जितने भी निकोटीन से बने पदार्थ होते हैं, निकोटीन वाले केमिकल्स होते हैं, जिस भी इंसेक्टिसाइड में निकोटीन की मात्रा होती है, संपर्कीय विष के अंतर्गत आता है। लाइम मतलब चूना, सल्फर, BHC पाउडर। ठीक है, BHC पाउडर, इस प्रकार के जो जितने भी केमिकल्स हैं वो क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइजन के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेन बात जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली थी, काटने चबाने वाले मुखांग के लिए स्टमक पॉइजन, पियर्सिंग सकिंग वाले के लिए क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइजन, और लास्ट है फ्यूमिगेंट्स, जिसे धूमकर भी बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, धूमकर। अच्छा, फील्ड में जितने भी, खेत में जितने भी कीट लगे हुए हैं उनका तो नियंत्रण हम स्टमक एंड कॉन्टैक्ट पॉइजन के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जिनको हम स्टोर करके रखे हैं उन वहां पे क्या करना पड़ेगा हमको, जो हमारे कमरे के अंदर बंद है, जहां पे स्टोर करके रखे हुए हैं हम, वहां पे अगर कोई कीट लग जाता है तो तब क्या करना है हमको, तब हमको फ्यूमिगेंट्स का प्रयोग करना है। ये फ्यूमिगेंट्स जनरली गैस के रूप में, गैसियस फॉर्म में ये यूज करते हैं। ये तो आप पाउडर के फॉर्म में यूज करोगे या तो फिर लिक्विड के फॉर्म में यूज होगा, ये दोनों स्टमक एंड कॉन्टैक्ट। बट फ्यूमिगेंट्स मोस्टली ज्यादातर 99% गैसियस फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्टोर रूम है, ठीक है, स्टोर रूम में आपने बोरे में कोई अनाज स्टोर करके रखा हुआ है, बीच में कोई कीड़ा घुस गया जो आपके अनाज को नुकसान पहुंचा रहा है, तब आप तो वहां पे बोरों के बीच में जाकर के स्प्रे कर नहीं सकते, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड को गैस के रूप में अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे फ्यूमिगेंट्स कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल की क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 2019 में कि फ्यूमिगेंट्स या फिर जो स्टोरेज करने वाले भंडारण गृह में किस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, भंडारण गृह में किस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, धूमकर या फिर फ्यूमिगेंट्स, स्टोरेज प्लेस में। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और नेप्थलीन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और नेप्थलीन। तो इस प्रकार से हम कीटनाशकों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सारे बातों को ध्यान में रखिएगा, इसमें उतना ही चीज आप लोगों को बताया गया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। आपके जो भी सजेशंस या फिर जो क्वेश्चन होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।